हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि इस चैनल पे एक सीरीज़ की शुरुआत की गई है जिसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है कि कौन से सवाल किस किताब से आए हैं और सिर्फ कितना अध्ययन करने से सवाल को हल किया जा सकता है। आप पीछे भी इस किताब का अध्ययन करके एक सवाल को हल कर सकते थे और आगे आने वाले एग्जामिनेशन जो है 69वीं है, 70वीं है, बिहार टीचर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, वो सारे सवाल को आप साइंस के जो 30 प्रश्न आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है बीपीएससी के एग्जामिनेशन का, सिर्फ आप इस वीडियो को देखने के बाद और उतनी किताब को अध्ययन करने के बाद आप साइंस के सारे सवाल को हल करने की स्थिति में होंगे और बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस ऐसा सेक्शन है जिसमें साइंस बैकग्राउंड के भी लड़कों को दिक्कत होती है और आर्ट्स बैकग्राउंड के लड़कों को भी दिक्कत होती है। और साइंस में तमाम तरह की किताबें उपलब्ध हैं मार्केट में, जिसको पढ़ के लोग भ्रमित भी होते हैं और परीक्षा में आने वाले सवाल को हल भी नहीं कर पाते हैं। तो आज हम चलिए देखते हैं कि साइंस के कौन से सवाल जो किस किताब से पूछे गए और उस किताब को कैसे वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए कि साइंस के अब सारे के सारे सवाल को हल करने की स्थिति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आप जो है ग्रुप बी जो क्वेश्चन का सेट था 68वें एग्जामिनेशन के, उसके साइंस के सवाल से हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल था कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं। इसका आंसर है दोस्तों कार्टिलेज। आप जाके देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। कार्टिलेज, जिसको हिंदी में उपास्थि कहते हैं, एक अन्य प्रकार का संयोजी होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्रित प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होता है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थियों को नहीं। सोचिए दो ऊतक किस प्रकार के भिन्न हैं। तो आप जाके देखेंगे, हो सकता है अगले बार आपको पूछ दे उपास्थि के बारे में कि उपास्थि कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये किस प्रकार का ऊतक होता है, संयोजी ऊतक अलग होता है, एपिथेलियल टिश्यू अलग होता है। तो आप जाके इसको देख सकते हैं। दूसरा सवाल है लाइकेन एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर किसके साथ रहते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों शैवाल और कवक। आप जाके देखेंगे एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ एक अस्थायी अंतर संबंध बनाती है, इसे सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन भी कहा जाता है। अगली बार आपको लाइकेन के बारे में पूछ सकता है। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के प्रीवियस एग्जामिनेशन में, उस क्वेश्चन की पूरे डिटेल को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करना होगा, क्योंकि हो सकता है बीपीएससी की ये नीति रही है कि वो ऑप्शन से उठा के क्वेश्चन बना के दोबारा पूछ देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से कैसे अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह बैठती है। इसका आंसर आप देखेंगे दोस्तों, तो इसका भी आंसर दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। आप एनसीईआरटी में जाकर देखेंगे तो यहाँ भी इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। इसका आंसर है दोस्तों लिम्फोसाइट। आप जाके देखेंगे तो यहाँ भी दिया हुआ है, आप जाके एनसीईआरटी में इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको पहले ही मैंने बताया है दोस्तों पहले वाली सीरीज में कि प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रश्न को हल करना। प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें कि उसमें पूछ क्या रहा है, गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। ये छोटा सा मिस्टेक आपको एक क्वेश्चन गलत कर सकता है और इस बार 69वीं में 0.33 यानी कि 1/3 नेगेटिव होने की संभावना है। तो अगर आप एक प्रश्न हल गलत करते हैं तो 1.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को बहुत बारीक तरीके से पढ़ें और पढ़ने के बाद उत्तर लगाएं उसके। तो इसका जो है आप जाकर हल देखेंगे तो इसका उत्तर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें बताया दिया गया है कि कैसे उस क्वेश्चन को आप हल कर सकते थे। अगला प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों, तो इसमें यह पूछ रहा है कि उत्तल लेंस के प्रकार के बारे में पूछा था। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन फॉर्म किया गया है बीपीएससी के द्वारा। ये स्पष्ट रूप से आपको नहीं मिलेगा कहीं पर, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे तो उसमें बताया गया है कि उत्तल लेंस के जो है कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और इसी प्रतिबिंब के आधार पर ये क्वेश्चन को पूछा गया था बीपीएससी में। तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आप जाके देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट रूप से तरंग दैर्घ्य के बारे में बताया गया है। आप उसको देख के एनसीईआरटी में से भी हल कर सकते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। आप इसमें जाके देखेंगे तो सीधे सीधे लिखा हुआ है, फोटोवोल्टिक कोशिकाओं पर या आमतौर पर सौर कोशिकाओं के रूप में जाने जाने वाले डिजिटल प्रौद्योगिकी के रूप में व्याप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किससे परावर्तित करने के लिए किया जाता है। आप इसमें देखेंगे रोलिंग घर्षण है। इसमें देखेंगे तो एनसीईआरटी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पन को बॉल बेरिंग के उपयोग से लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। यहाँ लोटन का संबंध जो है रोलिंग घर्षण से दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए उदाहरण पूछा गया था। आप जाके देखेंगे तो ये भी एनसीईआरटी में बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है कि जो गति का द्वितीय नियम है वो बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। हो सकता है कि आपको ये पूछ ले अगले बार जाके कि न्यूटन का जो गति का नियम है वो क्या बताता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। आप जाके देखेंगे तो ये भी एनसीईआरटी में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि कौन सा किरण जो है ऋणावेशित होता है, कौन सा किरण धनावेशित होता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप बीपीएससी के ट्रेंड को देखेंगे तो बीटा कण, अल्फा कण, गामा किरण से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पूछा है दोस्तों। इसमें आप जाके देखेंगे तो ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। अगले बार आपसे सवाल पूछ दे कि मौत का कुआं जो है वो किस बल पर आधारित है, जो धोने की मशीन होती है, कपड़ा धोने की मशीन होती है, वो किस पे आधारित है, तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। जो सवाल बीपीएससी में पूछ दिया गया है उसका अच्छे तरह से अध्ययन करके आप सवाल को हल करने की स्थिति में होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दोस्तों कि बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। संक्षेप में किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। अगला बार हो सकता है आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में कुछ पूछ दे तो आप जाके इसको भी देख सकते हैं। अगला सवाल है, एक बस सीधी रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं की ओर तेजी से मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे। आप इसको जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। अगला बार हो सकता है आपको जड़त्व के नियम के बारे में पूछ दे दोस्तों, तो आप आराम से इसको देख के आप इसको हल कर सकते थे। अगला पूछता है कि ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले जो स्ट्रिंग को करते हैं, समायोजित करते हैं, वो किसका उदाहरण है या उससे वो क्यों करता है। आप जाके देखेंगे दोस्तों ये बीपीएससी में जो एनसीईआरटी की किताब है वो स्पष्ट रूप से उदाहरण के साथ दिया गया है और बीपीएससी के द्वारा सीधे इस क्वेश्चन को उठा के एनसीईआरटी से पूछ दिया गया है। तो अगर आप 6 to 10 एनसीईआरटी का समग्र अध्ययन करते हैं, आपको 11-12 भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 6 to 10 एनसीईआरटी का समग्र अध्ययन करते हैं तो आप सारे के सारे साइंस के सवाल को हल करने की स्थिति में होंगे। मैं आगे ये भी बताऊंगा आपको कि एनसीईआरटी का अध्ययन करना कैसे है, किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से एनसीईआरटी का अध्ययन किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। पूछा गया है कि पदार्थ का रूप कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, यह किसका उदाहरण है। आप जाके देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है द्रव्यों के बारे में, तो आप इसको देख के मिट्टी का तेल हल कर सकते थे। अगला सवाल है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन कौन है, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप जाके देखेंगे तो एनसीईआरटी में उदाहरण दे के बताया गया है और साथ में साथ जो है आपको उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण भी दिया हुआ है, आप इसको देख के इसको हल कर सकते थे। अगला सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उदाहरण है, तो ये वायुमंडल का संगठन है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इससे भी आप हल कर सकते थे। अगला सवाल है अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करती है, इसका उदाहरण है CO2। ये स्पष्ट रूप से दिया हुआ है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, इसका उदाहरण देके बताया गया है। CO2 गैस मुक्त हो रही है इसमें। अगला सवाल है, इसमें आपको जो है लिटमस पत्र के बारे में पूछ रहा है, क्षारीय विलयन और अम्लीय विलयन के बारे में। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। हमेशा आप देखेंगे कि बीपीएससी में पीएच स्केल के बारे में पूछा जाता है, लिटमस पत्र के बारे में पूछा जाता है, अम्लीय विलयन कैसा व्यवहार करता है, क्षारीय विलयन कैसा व्यवहार करता है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप जाके देखेंगे तो इसमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इसको भी आप हल कर सकते थे। अगला सवाल है एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, यहाँ पे अम्ल का नाम दिया गया है, किसमें पाया जाता है ये भी बताया गया है। अगला बार हो सकता है आपको फॉर्मिक अम्ल के बारे में पूछ दे, साइट्रिक के बारे में पूछ दे, ऑक्जेलिक के बारे में पूछ दे, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हो सकता है इससे अगला वाला सवाल फॉर्म हो जाए। अगला सवाल है शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र को क्यों नहीं बदलती। देखिए लिटमस पत्र का सवाल इसमें दोबारा पूछ दिया गया है और आप उसी चैप्टर में जाके पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि कैसे क्या होता है। ये जाके आप इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं और ये कैसे होता है ये बताया गया है इसी चैप्टर में। अगला सवाल है कि विषम का पता लगाइए, तो इसमें जो फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयला का जलना, तो इसमें उदाहरण 1 से अधिक है। इस सवाल का हल है तो आप यहाँ जब चैप्टर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसको पढ़ के इस सवाल को आप अच्छे तरीके से हल कर सकते थे एनसीईआरटी में ही। हीरा और ग्रेफाइट की संरचना क्या है, तो इसमें भी जो है आपका दिया हुआ है कार्बन के अपर रूप एनसीईआरटी में ही। आप इसको देख के ये सवाल रिपीट किया गया बीपीएससी के द्वारा। तो जो मैं पहले से ही बता रहा हूँ दोस्तों कि जो सवाल पूछ दिए गए बीपीएससी के द्वारा उस सवाल को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और बहुत अंदर जाके उसका अध्ययन करना है, क्योंकि संभावना है कि या तो उसी सवाल को रिपीट कर दे या उस सवाल के ऑप्शन से लेके अगले बार दूसरा क्वेश्चन बना दे बीपीएससी। अगला सवाल है कि किस परिवर्तन के कारण से रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है। आप जाके देखेंगे तो वृद्धि के लिए जो दशाएं हैं
उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी का अध्ययन करके इसको भी हल कर सकते थे। अगला सवाल प्रकाश संश्लेषण से फिर से है, कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करती है। आप इसका भी हल देखेंगे तो यहाँ पे जो उच्च पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है उस चैप्टर में जाके देखेंगे तो इसके बारे में बताया गया है। अगला सवाल है कि कौन सा सही मेल नहीं है, तो आप ये सवाल जाके देखेंगे तो इस सवाल के बारे में जो है एनसीईआरटी में बताया गया है, आप इसका भी अध्ययन कर सकते थे। अगला सवाल है, सक्शन पुल के कारण पेड़ में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसका क्या कारण है। इसका देखिए कि दिया हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण से ये क्रिया होती है, ये भी यहाँ दिया हुआ है। अगला बार हो सकता है कि आपको पुल मॉडल पूछ ले, तो ये पुल मॉडल आप अध्ययन करके रखेंगे तो हो सकता है कि अगले बार ये सवाल बन जाए आपके लिए। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण जो है उसको योग्य बनाता है। आप जाके देखेंगे तो पादप कोश का जो प्लास्टिड होती है उसका अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में आप क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट दोनों के बारे में दिया गया है। अगले बार हो सकता है क्रोमोप्लास्ट पूछ दे या ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पूछ दे, तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे अगर आप, तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बीपीएससी के जो 30 के 30 प्रश्न आए वो सिर्फ और सिर्फ एक एनसीईआरटी की किताब से थे। कक्षा 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी का आप अध्ययन कर लेते हैं सही तरीके से, तो आप बीपीएससी के साइंस के सारे सवाल को हल करने की स्थिति में होंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में हिस्ट्री के बारे में बताया था, पॉलिटी के बारे में बताया था, ज्योग्राफी के बारे में बताया था, तो मैं सिर्फ उतनी ही पुस्तक के बारे में बताता हूँ जिस पुस्तक का अध्ययन करके आप बीपीएससी, मूलतः दोस्तों आपका उद्देश्य ये है कि बीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है। ये पेपर के मार्क्स मेंस में नहीं जुटते हैं, ना फाइनल सिलेक्शन में जुटता है। तो आप ऐसा अध्ययन करें कि कम अध्ययन करके कम समय में, देखिए कोई भी इंसान जो है वो मस्तिष्क में उतना ही रख सकता है जितना कि उसकी क्षमता होती है। तो कोई भी एग्जाम से निकालने का ये मतलब नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, 15 घंटा पढ़ रहे हैं और 15 तरह की किताबें पढ़ रहे हैं। आप कम समय दीजिए, अपना आकलन कीजिए कि कैसे पढ़ा जाता है, कितना पढ़ने से हमको इनपुट आउटपुट रेशियो कितना मिल रहा है, उसका आप देखते रहें। और साथ साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा के देखें कि हम पढ़ने के बाद मैं उस सेक्शन को हल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, हमको कितना दिक्कत हो रहा है उसको अध्ययन करने में, सवाल को हल करने में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी के 6ठी से 10वीं तक का आप किताब पढ़ लेते हैं तो साइंस के सारे सवाल आप हल कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं अगले बार अगला वीडियो इकोनॉमी का लेके आऊँगा कि इकोनॉमी का सवाल जो है बीपीएससी में वो कैसा पूछा गया है, किस किताब से पूछा गया है, उसमें जो है करंट की जो क्वेश्चन होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है और ट्रेडिशनल क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है। तब तक पढ़ते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।